हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता, आज है संडे। संडे को हमारी कोई क्लासेज नहीं होती है, ठीक है। संडे यानी फन डे, और ये मेरा रूल है, संडे यानी फन डे। क्योंकि क्या होता है कि ये जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की जर्नी होती है ना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें कि अपने माइंड को टाइम टाइम पे रिफ्रेश करते रहें, ठीक है। कोई भी आप देखते हो, माइंड भी एक हमारी मशीन है। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आप यदि उसको समय समय पे रिफ्रेश नहीं करते हो, वो हैंग करने लगता है। ऐसे ही माइंड है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी कर रहे हो तो बस ठान के बैठ जाओ, नहीं मुझे यूपीएससी करना बस, या स्टेट पीसीएस या एसएससी कोई भी करना है, तो जब तक नहीं होता मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पढ़ाकू बन के नहीं रह जाना है, ठीक है। हमको सारी एक्टिविटीज़ करनी है, हमारी जो भी हॉबीज हो वो भी करना है, उसको पूरा करना है। बिल्कुल फन वे में पढ़ना है, ताकि हमारा पढ़ाई भी होती जाए, साथ साथ हमारा माइंड भी फ्रेश रहे। और जब माइंड फ्रेश रहता है तो उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है हम लोगों को, कि जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारा माइंड गेन कर पाता है, ठीक है। अदरवाइज वो भरता बस जाता है, उसका कोई रिफ्रेश तो हम लोग करते नहीं। उससे क्या होता है कि जितना भी पढ़ते जाते फिर हमारा भूलने लगता है, एक तरीके से कि जो भी पढ़ रहे हैं सो भूल रहा है। तो इसलिए आप लोगों में से जो भी ऐसा नहीं कर रहा है, तो आप लोग भी किया करो कि जब भी आप पढ़ो, 1 सप्ताह पढ़ो, ठीक है। तो उसमें से आप एक दिन, चाहे संडे हो या कोई भी दिन रख लो आप अपने लिए, तो उसमें फुल एंजॉय करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फुल एंजॉय करो, 24 घंटे में आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एंजॉय कर सकते हो, फिर उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन अपने माइंड को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1 हफ्ते 15 दिन में माइंड को ज़रूर रिलैक्स, मतलब उसको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, ताकि हमारा माइंड जो है अदर चीज़ों को भी गेन करता रहे, ठीक है। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अब टॉपिक पे आती हूँ। यहाँ पे क्या था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी क्या होगा कि जितने भी हम क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में मैंने कक्षा 6 की जो हमारी है सीरीज, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा है उसको चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि संडे को लेके आऊँगी, इसलिए आज मैंने रात का सेशन रखा कि चलो ठीक है, दिन भर आप इंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा फंडे को इंजॉय स्टडी डे भी बना लें तो और बेटर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आज हम बात करेंगे, जो भी हमारे जितना भी पढ़े हैं हमने, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें 1 से लेकर 9 तक, उन सभी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एमसीक्यू सॉल्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये भी मैं बता दूं आपको। तो जैसे कि आप सपोज विविधता पढ़ रहे हो, ठीक है, हमने विविधता पढ़ा, भेदभाव पढ़ा, लोकतंत्र के तत्व पढ़े। अब इनमें से हमें को बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने को मिली, ठीक है। अब आपके यहाँ पे नोट्स की भी प्रॉब्लम्स जो होती है वो आपको समझ में आएगा, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने से आपके नोट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे आप समझो कि जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग उससे रिलेटेड, तो हमको ये समझ में आएगा कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कितनी कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए। हालांकि वहाँ पे एनसीईआरटी है, आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सो वहाँ पे समझाया गया, एक 6 क्लास के बच्चे को समझाया जा रहा कि कैसे कैसे चीज़ें होती, कहानियों के द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। क्योंकि कहानियाँ हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती हैं लंबे समय तक, इसलिए कहानियों के द्वारा वहाँ पे समझाया जाता है। तो वहाँ पे सिर्फ हमको इतनी चीज़ें गेन करनी है कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होती हैं, ठीक है। इसलिए जब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। और जब हम पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा कि हमको आइडिया लग जाएगा कि बस हमको नोट्स में अपने कितना लिखना है, और उससे पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है और इसी का हमको नोट्स बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम बात करें तो जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सॉरी, मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, ठीक है। जो भी आप समझो कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आपको एक एक चैप्टर का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग रिप्लाई दोगे और इसके जितने भी आपसे आंसर बनेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे
रहेंगे, इसमें जो भी 17-18 क्वेश्चन है, इनके आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपसे कितने क्वेश्चंस के आंसर बने हैं। और हालांकि यहाँ पे मैं आंसर बताती जा रही हूँ, लेकिन ऐसा तो है कि आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्वेश्चन ये वाला बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। यदि नहीं बन रहा है तो फिर आप समझ जाना कि अभी आप में कमी है और उसको सुधारने की कहाँ पे ज़रूरत है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देन आप फिर पढ़ोगे, फिर समझोगे और फिर उसके बाद से आपका क्वेश्चन जो भी है वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जितने भी क्वेश्चंस आपसे बने, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ तो मेरे बच्चों से बन रहा है, ठीक है। वो इनको गेन कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, वरना फिर एक वो डिमोटिवेट आने लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करें। यदि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको बात करते हैं। यहाँ पे क्या बात की गई है कि कलपट्टू तमिलनाडु का एक गांव है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, ये यूपीएससी का जो हमारा पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको साथ साथ पैटर्न्स भी समझ में आता जाए कि यूपीएससी में कैसा पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 1 2 3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, आपको छांटना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, कलपट्टू तमिलनाडु का एक गांव है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो कलपट्टू है वो तमिलनाडु का एक गांव है। चखे संघ समुदाय नागालैंड की जनजाति है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि कैटामरैन में मछुआरों की छोटी नाव, यानी कि कलपट्टू तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने देखा ये जो कैटामरैन मछुआरों की छोटी नाव होती है, तो कैटामरैन कहाँ कहा जाता है ये छोटी नावों को, तो कलपट्टू तमिलनाडु में कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 1 व 2, दूसरे में हो जाएगा केवल 2, तीसरे में हो जाएगा 1 और 3, और चौथे में हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो हमने देखा कि कलपट्टू जो है वो तमिलनाडु का एक गांव है, ठीक है। जहां आप तुलसी और शेखर की कहानी पढ़े थे, वहां आप देखे थे कि कलपट्टू तमिलनाडु का एक गांव था, ठीक है। तो यदि आपने अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ा होगा और जो भी मैंने बताया है उसको सुना होगा, तो बहुत ही आसानी से आप आंसर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कलपट्टू तमिलनाडु का एक गाँव है, ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। चखे संघ समुदाय नागालैंड की जनजाति है, ये भी हमने देखा, ये स्टेटमेंट राइट है। कैटामरैन में मछुआरों की छोटी नाव कलपट्टू में कहा जाता है, ठीक है। जो मछुआरों की छोटी नाव होती है उसे कैटामरैन कहा जाता है। ये मैंने आपको 2-3 बार इसी वर्ड को बोल के समझाया था कि आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कैटामरैन ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है। वही क्वेश्चंस आ गया है। तो यहाँ पे कैटामरैन में मछुआरों की जो छोटी नाव है वो कलपट्टू तमिलनाडु में है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कहा जाता है, इसलिए इसके जो राइट आंसर हो गए, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट इसके राइट हैं, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके हम व्याख्या की यदि हम बात करें तो कलपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास का एक गांव है, और यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ सिंचित जमीन पर प्रमुखतः धान की खेती होती है, ठीक है। जो हमने देखा था कि कलपट्टू जो गांव था, वहाँ पे क्या होता है कि सिंचित ज़मीन होती है, और यहाँ पे जो छोटी छोटी नाव वगैरह होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, और सिंचित ज़मीन भी होती है। यहाँ पे धान होती है, या यहाँ गन्ना, कपास और केला भी उगाया जाता है। यहाँ नारियल के भी काफ़ी बाग हैं, ठीक है। अब यहाँ आपका और क्वेश्चंस बन सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान करो कि यहाँ से और रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। गन्ना, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन सकता है, ठीक है। गन्ना, कपास और केला भी उगाया जाता है। यहाँ नारियल के भी काफ़ी बाग हैं, ठीक है। नारियल के जो बाग होते हैं तमिलनाडु में सर्वाधिक ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो नागालैंड के चिचामी गांव में चखे संघ समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था, चिचामी गांव में चखे संघ समुदाय के लोग रहते हैं। वे लोग पहाड़ी की ढुलवा जमीन को सीढ़ी नुमा खेत के रूप में बदलकर उस पर खेती करते हैं। खेत के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि पानी रोका जा सकता है।
यह चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। कलपट्टू में मछुआरों यानी कि मछली पकड़ने के लिए खास तरह की छोटी नाव बनाते हैं जिसे कैटामरैन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने जितने भी ये लोग थे इनकी कहानी पढ़ी है कि कैसे क्या क्या होता है। यहाँ पे आप ये जो सीढ़ी नुमा खेत की बात की गई है, हालांकि मैंने जो भी हमारे चैप्टर वाइज क्लासेस थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया है और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आ गया हो। ठीक है, यहाँ पे जो नागालैंड में क्या होता है, ऐसे ढालू इलाका होता है। ठीक है, वहाँ पे अब आप यहाँ पे कोई खेती नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से पानी आएगा सीधे यहाँ पे बह जाएगा, यहाँ रुकता ही नहीं है। हमारा खेत ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है, बर के रूप में होना चाहिए ताकि पानी वहाँ पे रुक सके और हम खेती अच्छे तरीके से कर सके। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ये इसका जो ठीक है, ये इसका वो हो गया, बनावट हो गई खेत की, इसको सीढ़ी नुमा बना लेते हैं। वो ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं सीढ़ी नुमा। तो क्या होता है कि यहाँ पे बो दिए, यहाँ पे बो दिए, यहाँ पे बो दिए और इस तरीके से पानी भी आता है तो ठहरता जाता है। ठीक है, पानी फिर डायरेक्ट नीचे तक नहीं जाता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। तो यहाँ पे जो नागालैंड के चीजामी गांव में क्या रहते थे, चखे संघ समुदाय के लोग हैं। ठीक है, यानी कि नागालैंड की जो जनजाति हैं वहाँ पे चखे संघ, ये आपको याद रखना है। तो इसके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट है वो तीनों होंगे। यानी कलपट्टू तमिलनाडु का एक गांव है, बिल्कुल राइट। चखे संघ समुदाय नागालैंड की जनजाति है, बिल्कुल राइट। और कैटामरैन में मछुआरों की छोटी नाव, ये तमिलनाडु में ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट है कि बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, वह छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। यूपीएससी का पेपर टफ सिर्फ इसीलिए होता है। ठीक है, और उसमें कोई बात नहीं रहती, छोटे छोटे शब्द को ना वो बहुत घुमा फिरा के दे देता है और हम समझ नहीं पाते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े नहीं, एक बार पढ़े और उसका आंसर दे दिए और वहीं पे हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, देन आंसर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो बड़े नगरों का जो प्रशासन चलाने की संस्थान को नगर निगम कहते हैं। ठीक है, हमने ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो नगर कहते हैं, छोटे कस्बों का प्रशासन नगर का पालिका चलाती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है कि आयुक्त और प्रशासनिक यानी कि कमिश्नर और जो प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कमिश्नर भी दे सकता है आयुक्त की जगह, या आयुक्त दे रहा है, तो आपको दोनों ही वर्ड्स याद होने चाहिए और एनसीईआरटी में लिखा भी है ये दोनों वर्ड। ठीक है, तो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब पार्षद जो है निर्वाचित होते हैं। पार्षद, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्षद होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि जिस भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी कमिश्नर या प्रशासनिक अधिकारी बन के जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। इसीलिए ये सारी बातें हमको यहाँ पे समझाई जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, जबकि जो पार्षद होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। पार्षद हमने समझा था कि पार्षद जो होता है सिटी में क्या होता है, जो भी नगर निगम होता है उसमें, जैसे हमने गांव में देखा था कि गांव कई वार्डों में बटा रहता है। ठीक है, वैसे ही जो शहर होता है वो भी छोटे छोटे खंडों में बटा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वही फिर क्या करते हैं, जो भी निर्णय वगैरह लेते हैं, लेकिन निर्णय लेने का काम ये करते हैं, जबकि इन्हें लागू कराने का काम कौन करता है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, प्रशासनिक अधिकारी में आपके पुलिस आ गए, पटवारी आ गए, एसडीएम आ गए, डीएम आ गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको लागू कराने का काम फिर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बात की गई उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला होगा केवल एक, दूसरे में है केवल 2 और 3, तीसरे में है केवल 1 और 2 और चौथे में है कि उपरोक्त सभी। ठीक है,
तो यहाँ पे बात की गई है कि केवल पहला स्टेटमेंट ही राइट है और क्या केवल दूसरा या तीसरा स्टेटमेंट ही राइट है, या पहला या दूसरा, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी स्टेटमेंट जितने भी हैं वो राइट हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को यहाँ पे समझो कि बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। हमने देखा था कि नगर निगम में जो है नगर निगम किसे कहते हैं, जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, ठीक है, उसे नगर निगम कहते हैं। और जो नगर पालिका होती है, जहाँ 50,000 से अधिक जनसंख्या, उसे नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो बड़े नगरों का जो प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, व छोटे कस्बों को नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। और आयुक्तों या प्रशासनिक कर्मचारियों को, यहाँ पे जितने भी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट उठा लिए गए हैं, ठीक है। कोई भी इसमें कहीं भी चेंज नहीं किया गया है। और आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के 2018 या 18 या 17 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, ठीक है। प्री के लिए मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, ठीक है। जो हमारे पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। हमने देखा था कि कैसे जो वहाँ पे एक लेडी थी वो पार्षद के पास जाती है, फिर पार्षद उसका काम करवाते हैं। तो उसके बारे में हमने बात की, जब सफाई नहीं हो रही थी उसके इलाके में, तो वो पार्षद के पास जाती है और पार्षद दिन सफाई विभाग वालों के पास जाके फिर काम करवाते हैं, ठीक है। तो वो पार्षद के पास किस हक से जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्षद को चुना है, उन्होंने वोट दिया है और वोट देके पार्षद को अपना प्रतिनिधि बनाया, ठीक है। तो क्या होगा कि जबकि पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है कि पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर विशेष निर्णय लेने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष निर्णय लेने का काम करती है, जबकि उन्हें लागू कराने का काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यदि क्वेश्चन को ऐसा दे दिया जाता है कि पार्षद नियुक्त किए जाते हैं सरकार द्वारा और कर्मचारी या प्रशासनिक कर्मचारी या जो भी होते हैं आयुक्त, इनको क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे निर्वाचित दे दिया और यहाँ पे नियुक्त दे दिया, ठीक है, कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आप में से आपने तो पढ़ा कि नियुक्त किया जाता है और निर्वाचित किया जाता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए कि किसको नियुक्त किया जाता है, किसको निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे गलती कर गए कि क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की मतलब कर्मचारियों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि क्या होता है कि पार्षद सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। अब आपने इसको सही कर दिया, आपने उसको ध्यान से नहीं देखा। हमारी यही गलती होती है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ते नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने भी एनसीईआरटी के हमारे जो भी स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि यूपीएससी सीधा क्वेश्चन तो कभी पूछता नहीं है, ये बात आप याद रखो, नहीं तो इतना आसान होता तो सब दे लेते, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी टफ होता है, और टफ ऑफ कुछ नहीं होता है, जो इसको अच्छे तरीके से इसको समझ लेता है वो निकाल ले जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे क्या बात की गई है और क्या हमसे पूछ रहा है। इसके लिए हमको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा उलट दे सकता है कि पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों का निर्णय लेने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे निर्णय लेने के काम की बजाय उसने दे दिया कि उनको लागू कराने का काम करता है, ठीक है, जबकि प्रशासनिक जो आयुक्त होते हैं तो वो निर्णय लेते हैं। अब यहाँ पे फिर हम गलती कर जाएंगे यदि हम अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, तभी हमको समझ में आएगा कि गलती कहाँ पे है। आप देखते हो कि बहुत छोटी छोटी, अभी हम क्वेश्चन आगे देखेंगे कि कितनी छोटी सी गलती दी हुई है उसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उसके बाद यहाँ पे जो व्याख्या दी हुई है, हालांकि मैंने और भी डिटेल से समझा दिया है, इस एक बार आप इसको भी देख लो कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है, ठीक है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णयों को पार्षद समूह द्वारा लिया जाता है।
कुछ पार्षद मिलकर समितियों का निर्माण करते हैं जो मुद्दों पर विचार विमर्श का निर्णय लेती है। ठीक है, मतलब विचार विमर्श कर निर्णय लेती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बात की गई है कि निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, यानी जो भी टैक्स हैं उन पे विचार करना हमको क्या क्या होगा। ठीक है, तो पहला है संपत्ति कर, दूसरा है पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, तीसरा है शिक्षा कर और चौथा है मनोरंजन कर। ठीक है, ये 4 कर दिए हुए हैं। यहाँ से आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा, मतलब कि कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो दिया हुआ है, संपत्ति कर हो गया, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर हो गया, शिक्षा कर हो गया और मनोरंजन कर तो नगर निगम के। ठीक है, नगर पालिका नहीं है, पंचायती राज नहीं है, क्योंकि हर जगह पे टैक्स दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल है। और आई होप मैंने आपको बोला था कि आप इसकी नोट्स भी बना लेना। ठीक है, शायद मैंने लिखवाया भी था, तो आई होप कि आप सभी लिखे होंगे, क्योंकि जो हमने पंचायती राज पढ़ा था उसमें भी मैंने लिखवाया था कि इसको पंचायत को पैसा कहाँ कहाँ से आता है, देन उसके बाद कि नगर निगम को पैसा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। सो आप में से जो वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले तो आप सारी वीडियोज़ देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, और तो यहाँ पे हम बात करें तो क्या है कि संपत्ति कर हो गया, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर हो गया, शिक्षा कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि केवल 1, 2 और व 3 सही है। ठीक है, दूसरे में है कि 1, 2, 4 सही है, तीसरे में है कि केवल 2, 3 और 4 सही है, और चौथे में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात तो याद रखो कि आपको नगर निगम यानी सिटी, ठीक है, नगर निगम 1 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ होगी, तो जहाँ पे आपके जिला वगैरह होंगे उसी को नगर निगम के नाम से जानेंगे हम। तो इतनी याद रखो, बस ऐसा आप लगा लो अंदाजा कि वहाँ पे आपको रहना है तो हर चीज़ के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप वहाँ पे छोटा सा काम ही क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे संपत्ति कर, आप घर बना रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो, आपकी ज़मीन है, उसका कर देना पड़ेगा आपको। पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, ठीक है, जो भी पानी, बिजली वगैरह जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है। शिक्षा के लिए कर देना पड़ता है। यहाँ पे शिक्षा के लिए कर, आप में से किसी ने पूछा था कि शिक्षा कर क्या होता है, हालांकि मैंने उसमें जवाब नहीं दे पाया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, शिक्षा कर जो होता है क्या होता है, जो भी प्राइवेट संस्थानें होती हैं खोली जाती हैं, ठीक है, तो जहाँ भी लाइब्रेरी वगैरह हो गई या कोई भी स्कूल कॉलेज हो गया, जो भी खोले जाते हैं उनको कर देना पड़ता है। ठीक है, टैक्स देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि स्कूल बस, उसमें से लाइब्रेरी हो गई, कॉलेज हो गए, जो भी प्राइवेट संस्थान होते हैं उनको देना पड़ता है टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मनोरंजन कर, जो भी सिनेमा वगैरह होते हैं आपके लिए, जितने भी मनोरंजन के साधन है, तो मनोरंजन कर भी लगता है। ठीक है, आप कहीं पे जाते हो, और मैंने कर भी आपको समझाया था कि कर 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और ये भी बताया था कि प्रत्यक्ष कर कैसे आप पे कर सकते हो, और अप्रत्यक्ष कर जैसे कि ये हो गया संपत्ति कर, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आप संपत्ति कर यानी कि आपसे लेने आएंगे, आप दोगे। पानी वगैरह का जो है वो प्रत्यक्ष कर है। लेकिन यहीं पे आप मनोरंजन कर, यानी कि जब आप जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, ठीक है, कोई भी मूवीज देखने जा रहे हो, वहाँ पे आपको जो टिकट मिलती है उसमें आप देखना कि कर इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब उसमें आपको अलग से टैक्स नहीं लिया जा रहा है कि आप अलग से उसका टैक्स पे करो, उसमें जो टिकट मिल रही है उसी में आपका जो टैक्स है वो इंक्लूड किया गया है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना। तो यहाँ पे इसके जो नगर निगम की आय के स्रोत हैं, ये सारे के सारे नगर निगम की आय के स्रोत हैं। संपत्ति कर से नगर निगम को पैसा आता है, पानी व अन्य सुविधाओं पर से जो भी कर मिलता है उससे नगर निगम की आय होती है, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, ये सारे ही जितने हैं वो क्या है, नगर निगम के आय के स्रोत हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अब हमको पटवारी, लेखापाल, हमने पढ़ा था कानून को, पटवारी या लेखापाल। ठीक है, तो
कई जगह पे हर एक नाम से अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे पटवारी आप याद रखना, कहीं भी पूछ लिया जा सकता है कि लेखापाल दे सकता है पटवारी की जगह पे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो भी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ेगा और मेरे वीडियोज रेगुलर देख रहा होगा और उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग मिस्टेक करोगे, ठीक है। और यदि आप अच्छे से नहीं देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कंसंट्रेट माइंड से आप पढ़ाई करना, तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम है, ठीक है। हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें जो भी था कि ज़मीन की दोनों के पीछे लड़ाई होती है कैसे कैसे, उनके बारे में यदि इसका हमारा पहले से दस्तावेज होता तो किसी के पास दस्तावेज होता यानी शांतिपूर्वक निपटा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर किसका रोल आता है, तो हमने देखा था कि पटवारी का रोल आता है। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है जिसे जरीब कहते हैं, ठीक है। एज इट इज बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे होगे, जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है यही स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं हुआ इसमें कि खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं, ठीक है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, यानी कि कितने स्टेटमेंट इसके राइट है पटवारी के लिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पटवारी एक गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कि केवल 1, 2 और 3, तीसरे में है 1, 3 और 4 और चौथे तीसरे में है, सॉरी दूसरे में था 2, 3 और 4 और तीसरे में है केवल 1 और 4 और चौथे में है केवल 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि इसमें हम बात करें तो 1, 2 और 3 यानी तीनों स्टेटमेंट ही राइट है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का प्रमुख काम होता है, ठीक है। पटवारी का मेन रूप से काम ही यही होता है। और उसके बाद है कि खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है। हालांकि अब वो डिजिटल इंडिया है, यहाँ पे अब जरीब का इस्तेमाल ना होके डिजिटल रूप से ज़मीन की नपाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं, बिल्कुल राइट है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, ठीक है, ये भी पटवारी का ही काम है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की भी जानकारी देता है, ये भी पटवारी का ही काम है, ठीक है। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। इस अनुसार क्या होगा कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, यहाँ चौथा स्टेटमेंट जो दिया सॉरी कि प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे आप बताओगे कि प्रत्येक पटवारी एक गांव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। एक गांव मतलब जो एक पटवारी होता है वो कई गांवों के लिए होता है, ठीक है। इसलिए इसका चौथा, अब इन तीनों में चौथा दिया हुआ है इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त में से जो कथन सत्य है वो 1, 2 और 3 है, क्योंकि पटवारी एक गांव का जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। उसमें से कई गांव आते हैं जिसके लिए जिम्मेदार होता है। इसमें हम व्याख्या की बात करें तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब कि सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसे कहीं पे पटवारी कहा जाता है तो कहीं पे लेखपाल, कहीं पे कर्मचारी या कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं
ही कानून को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे से आपको पटवारी पूछ लिया जाए या लेखपाल कह दिया जाए या कर्मचारी या ग्रामीण अधिकारी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है या कि कानून को। ठीक है, ये सारे पटवारी के ही नाम है। प्रत्येक पटवारी के अंतर्गत कई गांव आते हैं। वह गांव के लोगों के की जमीन का लेखा जोखा, खसरा खतौनी या रजिस्टर रखता है। ठीक है, जो भी खसरा खतौनी रजिस्टर होते हैं उसको रखता है। ये सारे जो खसरा वगैरह होते हैं वो नंबर वाइज होते हैं कि जमीन नंबर 480, जमीन नंबर 710, ऐसे करके उनका जमीन का नंबर होता है। ठीक है, आप फिर लोगों के पास, जिनके पास जमीन होगी, तो आप लोग पता करना आप लोगों के पास भी जमीन का नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसानों की गतिविधियों यानी कि फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामलों को सुना जाता है। इनमें से हमको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है कि केवल एक, दूसरे में है केवल दो, तीसरे में एक और दो, और चौथे में है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक होता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है, ना कि फौजदारी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हमको इसमें मिस्टेक किया। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामलों को सुना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फौजदारी का डिफरेंस है। यहाँ पे होना चाहिए था कि तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है, ना कि फौजदारी को। ठीक है, अब बस इतनी सी ही बात का हमें इसीलिए ध्यान रखना है कि हम जल्दी से पढ़े और निकल गए। यहाँ पे हमसे पहला स्टेटमेंट है कि किसानों की गतिविधियों, जो भी फसल कुआं खुदाई वगैरह हो गई, उनकी जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। ठीक है, ये तो राइट हो गया, लेकिन तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी का नहीं, जमीन से जुड़े विवादों की जानकारी रखी जाती है। ठीक है, या सुनी जाती है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो आया था, इसमें से क्या क्या बातें कही गई थी। तो इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटियों और उनकी माँ को बराबर का हक मिलेगा, पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि बेटा को भी हक मिलेगा, बेटी को भी हक मिलेगा और माँ को भी हक मिलेगा। उसके बाद है कि इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है। अब इसमें से हमको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की गई है, सत्य नहीं है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि सत्य है, ये भी नहीं, बहुत कंफ्यूज करता, बहुत सारे हमारे नंबर लेके चला जाता है ये। ठीक है, क्योंकि हम ध्यान से देखते नहीं हैं और लगा देते कि सत्य है, और सत्य में तो दोनों ही सत्य हो जाएंगे और फिर हो गया, चला गया नंबर। तो इसलिए हमको ये भी याद रखना है कि सत्य नहीं पूछा गया है। तो इसमें से पहला होगा केवल एक, दूसरे में केवल दो, तीसरे में है एक और दो, और चौथे में है ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा केवल और केवल दो होगा। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पे जो बात की गई है, इसमें क्या है कि इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों बेटियों और उनकी माँ को बराबर हक मिलेगा, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, यहाँ पे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है तो राज्य को मानना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी ये कानून बनाया जा रहा है, तो जो भी राज्य है वो अपने यहाँ अपने नियम के अनुसार इसको नहीं अपना सकते हैं। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से बना दिया गया है वैसे ही इसको अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो आपका केवल और केवल दो आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, यानी कि इसकी पुष्टि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कर रहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में जो भी कथन है, तो इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों माँ को अधिकार मिलता है, लेकिन प्रत्येक राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने अनुसार से इस नियम को चलाएं। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि सत्य नहीं है, तो इसमें से दूसरा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि केवल दो इसके राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद हम इसके व्याख्या की थोड़ा सा और डिटेल से इसको समझ लेते हैं।
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लाया गया। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति पर बेटे बेटियों व उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा। इस कानून को अभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू किया गया है। ठीक है, मतलब सभी राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू किया गया है। कोई अपने मर्जी से नहीं लागू कर सकता या घटा बढ़ा नहीं सकता इसमें से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना। आप जो ग्राम सभा है वो एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, इसमें से आपको बताना उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे असत्य पूछा गया, सत्य नहीं पूछा गया। ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है उसको बताना हमको। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरे में केवल दो, तीसरे में एक और दो, और चौथे में है ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई है कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें बोला गया है कि गांव के व्यक्ति, हालांकि ये ग्राम पंचायत के लिए जो भी स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, लेकिन इसमें असत्य बोला गया है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के लिए, और यहाँ पे हमको असत्य बताना है। तो असत्य कोई भी नहीं, ना तो एक असत्य है ना ही दो असत्य है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा। पंचायती राज में आप पढ़ोगे कैसे क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें से हमने ये भी देखा था कि कैसे पंच और सरपंच होते हैं। तो जो ग्राम सभाएं होती हैं उनमें पंच वगैरह का चुनाव होता है, और जो पंच होते हैं वो फिर सरपंच के, मतलब कि जो भी ये ग्राम सभा इसमें मेंबर होते हैं उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्कों से मिलकर बनी होती है। जो भी एक ग्राम पंचायत में, ये भी आप याद रखना कि सिर्फ एक या एक से अधिक ज़्यादा गांव भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही गांव का होगा। हो सकता है कि आप में से कई लोग गांव से हो और आपकी जो ग्राम पंचायत हो, यहाँ पे जो ग्राम और पोस्ट लिखते हो वो दूसरी हो। ठीक है, आप किसी दूसरे गांव के हो और आपसे जो भी आसपास का गांव हो वो तो दूसरे गांव का वहाँ पे ग्राम पंचायत हो। ठीक है, तो ये याद रखना। और यहाँ पे जो भी 18 ईयर पूरा कर चुकता है या उससे अधिक होता है या वोट देने का अधिकार होता है, वो ग्राम सभा का मतलब सदस्य होता है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों ही राइट आंसर है, इसलिए ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, तो इसकी हमने व्याख्या की भी अच्छे तरीके से समझ ली है। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पहला स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये जो नगर पंचायती राज है, नगर पालिका, नगर निगम है, इनको आप लोग बहुत ही 1 2 3 बार बुक से भी पढ़ना और वीडियो भी 2 3 बार देख लेना, क्योंकि ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अलग से सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, पंचायती राज, और जो कि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग में या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। करना किसी को नहीं है, बट ये जो चैप्टर है इनको तो नहीं ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो नियुक्त किया जाता है। और हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि उसमें जो पंच सरपंच होते हैं वो तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, लेकिन जो सचिव होता है, अब यहाँ पे ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वहाँ पे निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि निर्वाचित नहीं होता या नियुक्त किया जाता है, तो ग्राम सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है, जो ग्राम सभा का भी होता है और पंचायत का भी होता है, ग्राम पंचायत का। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में विभक्त होती है।
प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया। तो जो प्रत्येक वार्ड होते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो पंच के नाम से जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना है, मतलब कि रखना होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। आप क्वेश्चन को तो ध्यान दोगे ही आप, लेकिन इसको पढ़ते समय बहुत ही अच्छे से ध्यान देना कि सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो केवल 1 और 2, दूसरे में है 2 और 3, तीसरे में 1, 2 और 3 और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, पहले में क्या है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे जो सचिव होता है वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, जबकि पंच और सरपंच इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन सचिव इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है, यानी कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का यही सचिव होता है। और इसी का काम बैठक वगैरह बुलाने का होता है, सारे दस्तावेज रखने का होता है। उसके बाद है कि ग्राम पंचायत कई वार्डों, मतलब कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था जब नगर निगम का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और यहाँ पे भी कि मतलब जो ग्राम पंचायत होता है वो कई छोटे छोटे वार्डों में विभक्त होता है। और यहाँ पे जो भी वार्ड होते हैं 1, 2, 3, 4 उनके नंबर भी रहते हैं, कि क्योंकि नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इसको जानने में आसानी हो कि ये आदमी इस वार्ड में आता है। ठीक है, तो कई वार्डों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना अपना प्रतिनिधि चुनता है जिसे हम पंच के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकोगे यदि आप में से जो भी गांव के हो बच्चे, वहाँ आप देखोगे तो वहाँ पे पंच सरपंच यदि नहीं जानते हो तो पता करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी गांव नहीं जहाँ पंच और सरपंच ना हो। हाँ, हो सकता है कि आपके गांव का ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि दूसरे गांव के भी लोग, मतलब एक पंचायत में कई सारे गांव आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बात करें तो सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, यानी वो उसका काम बैठक बुलाना है, उसमें जो भी निर्णय वगैरह लिए जाते हैं, को क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या उनका निष्कर्ष किया गया, समाधान किया गया, वो सारे जो भी काम होते हैं वो कौन करता है, ग्राम सचिव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा तो सी नंबर का होगा, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमारा पहला कथन है, सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें यदि हम, तो क्या हो गया कि सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोत व अन्य सार्वजनिक जो भी उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना। दूसरा है कि स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। तीसरा स्टेटमेंट है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ठीक है, उपरोक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे कौन सा या से शामिल है? तो पहला है केवल 1, दूसरे में केवल 1 और 2, तीसरे में 1 और 3, चौथे में उपरोक्त सभी। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये कैसे राइट होगा? ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया। ठीक है, वहाँ पे हमने नगर निगम के देखा था कि आय के स्रोत कौन कौन से कर होते हैं। अब यहाँ पे इनके कार्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है, नगर निगम के भी कार्य होते हैं, ये भी याद रखना आप, वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है उसके कार्य से। तो यहाँ पे यदि हम बात करें यदि, तो सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना ग्राम पंचायत का काम होता है। स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का काम होता है, ये इसके आय का एक स्रोत भी है। ठीक है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना भी किसका है? ग्राम पंचायत का ही काम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत शामिल हैं। ठीक है, हमने नगर निगम में देखा कि नगर निगम की आमदनी के स्रोत क्या क्या थे। अब इसमें बात करते ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, पहला घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। दूसरे में है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत में आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ठीक है, तो इसमें से पहला कि केवल 1, दूसरे में है 1 और 2, तीसरे में है 2 और 3, चौथे में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
यानी कि घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से जो राशि मिलती है, जैसे कि जो भी ग्राम स्थानीय जो भी होते हैं, घर हो गए, नगर हो गए या बाजार हो गई, वहाँ पे जो कर लगाए जाते हैं तो उनसे जो राशि मिलती है वो ग्राम पंचायत को ही मिलती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं तो जनपद पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, ठीक है, तो इनको मिलती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होते हैं वो भी इनकी आमदनी के स्रोत हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हमने समझा कि क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी तीनों स्टेटमेंट राइट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, ठीक है, इसको समझना आप। उसके जिसे हम क्या कहते हैं, विकास खंड को ही जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसका दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है। पहले में है केवल एक, दूसरे में है केवल दो, तीसरे में एक और दो, और चौथे में ना तो एक ना तो दो, ठीक है। अब इसका हमको राइट आंसर कौन सा होगा, यानी राइट आंसर मतलब कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है ये बताना है। तो ना तो एक असत्य है और ना ही दो असत्य है, क्योंकि जो भी पंचायती व्यवस्था एवं में ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा हमारा स्तर है वो किसका, विकास खंड का होता है, जिसे हम विकास खंड को ही जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है। और संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। जो भी जितने राज्य हैं वो अलग अलग अपने कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल बना के नहीं दिए गए हैं। हाँ, ये है संविधान में निर्देश है उसका कि हर राज्य में पंचायत से संबंधित जो भी नियम कानून होने चाहिए, तो हर राज्य अपने अपने अनुसार बनाया हुआ है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। इसीलिए इसमें असत्य पूछा गया है कि कौन सा असत्य कथन है, तो ना तो एक असत्य कथन है और ना ही दूसरा असत्य कथन है, ठीक है। आप में से जो अभी ये क्वेश्चंस पहली बार देख रहे हो तो आई थिंक कि आप लोग कंफ्यूज थोड़ा हो रहे होगे, बट आप यदि कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हो तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे, ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या कैसे इसमें बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका पहला कथन है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। दूसरा है, अफ्रीका में 1992 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका। और इसमें से हमको बताना कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला है केवल एक, दूसरे में केवल दो, तीसरे में एक और दो, और चौथे में है ना तो एक ना ही दो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, केवल और केवल दो, यानी कि अफ्रीका में 1992 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1992 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा चुका है। पहले अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा रंगभेद की जो भी नीति थी वो चल रही थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नहीं की बात की गई है, ये बात याद रखना, सॉरी मेरे से भी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है, नहीं की बात की गई है। तो पहला स्टेटमेंट इसका जो है वो कथन राइट है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया, ठीक है, ये राइट है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा बी, यानी कि केवल जो दूसरा कथन है वो सत्य नहीं है, ठीक है। इसके व्याख्या में आप समझो तो जो यहाँ पे डेट दी गई है वहाँ पे डेट क्या होगी कि 1992 नहीं 1994 होगी, ठीक है। और तो सब कुछ सही है, बट अफ्रीका में ही है और नीति खत्म हो चुकी थी, बट इसका जो सन है वो 1994 होगा, 1992 नहीं होगा, बस इतने से के अंतर था, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कितना कितना इसमें मिस्टेक देता, कितना छोटा सा कि आप समझ भी ना पाओ, ठीक है।
तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ पे 1992 नहीं 94 होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। इसमें पूछा गया कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है यानी 1992 दिया हुआ इसलिए ये सत्य नहीं है, तो इसलिए केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, 1994 होता तो एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो सकते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों की सिंचाई में काम आता है। ठीक है, ये एज इट इज जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है एनसीईआरटी के बिल्कुल जो भी स्टेटमेंट है उठा लिए गए। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेटमेंट है तमिलनाडु का मेंटूर बांध कावेरी नदी पर बना है जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई में काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे क्वेश्चन अब ऐसे भी दे सकता है, थोड़ा सा मैं इसका आंसर बता देती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ कैसे देगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें केवल एक हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा, या कि एक और दो, या ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि एक और दो दोनों है। अब यहाँ पे जो है कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध, ठीक है, और तमिलनाडु में मेंटूर बांध आपको पता है, लेकिन यहीं पे ये दोनों ही कावेरी नदी पर बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और दोनों में ही काफ़ी लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। ठीक है, दोनों के जल के लिए, क्योंकि नदी विवाद भी काफ़ी होता है, जल विवाद। यहाँ पे क्वेश्चन अब ऐसे दे सकता है कि तमिलनाडु का राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ कई जिलों की सिंचाई में काम आता है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे तमिलनाडु दिया और यहाँ पे दे दिया कर्नाटक का मेंटूर बांध। ठीक है, अब आप पढ़ते हो क्वेश्चन को एज इट इज पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेट का नाम चेंज कर दिया। अब आप सोचोगे कि चलो बिल्कुल सही है और बहुत खुश होगे, आप उसका राइट आंसर लगा के चले आओगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे लगा सकते हो कि एक और दो दोनों, या कि ना तो एक ना ही दो, तो इसमें से आपका गलत हो जाएगा। और आप यदि ऐसा पूछा जाता है यहाँ पे कर्नाटक तमिलनाडु कर दिया जाए, यहाँ पे कर्नाटक कर दिया जाए और आप लगा दो सी नंबर, वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि क्वेश्चन को और किताब को और जो भी आप क्लासेज ले रहे हो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझनी और पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। ठीक है, जो लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। दूसरा है कि उपरोक्त लोकतंत्र में मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। अब इसमें से आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट इसके राइट है, यानी कि जो लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें, यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुन के वहाँ पे जाते हैं और वही उनके द्वारा फिर शासन किया जाता है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ही काम किया जा रहा है। ठीक है, तो और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों को सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो जो हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यहाँ पे हमने अभी बताया कि जो भी इलेक्टेड हमारे द्वारा प्रतिनिधि एक चुन के भेजा जाता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में, वही लोकतंत्र में जो भी होता है विचार विमर्श करते हैं, तो वो यानी कि जनता का सीधा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। उनके जो प्रतिनिधि मेंबर होते हैं जो भी इनके द्वारा चुन के भेजे जाते हैं वही उनके रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही इसमें सत्य होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना हमको। यंग इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक के नाम है यंग इंडिया, गांधी जी के द्वारा लिखी गई। और सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार था, जो सफरेज मूवमेंट चलाया गया था वो वोट देने का अधिकार था। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अब यहाँ पे आप यदि समझे होगे अच्छे से वीडियो में तभी आप यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उपयुक्त में से उपयुक्त युग्मों में से कौन सा यह युग्म सुमेलित है। तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो इसका हम राइट पहले यहाँ पे कोट की बात करें तो ये इसका राइट आंसर होगा एक और दो। ठीक है, यानी कि एक और दो सही है, सुमेलित है। और इसमें से तीसरा गलत है। क्यों गलत है, अब ये समझो आप। यहाँ पे तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था कि और हमारी एनसीईआरटी हमको बता रही है कि इसमें 1928 था। ठीक है, और अमेरिका में 1920 था।
अमेरिका में 1920 था। मैंने आपको जब पढ़ाया था पढ़ाते समय भी बताया था कि क्वेश्चन कैसे मिस्टेक कर सकता है, ठीक है, हमको उसमें गुमराह कर सकता है, कैसे कैसे पूछ के। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, यानी कि यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल राइट है। सफरेज मूवमेंट जो चलाया गया था वो वोट देने का अधिकार था, ये भी जो वोट देने के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था उसे हम सफरेज आंदोलन कहते हैं, ठीक है। इसमें से क्या था कि इंग्लैंड की औरतों ने वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था और ना कि 1920 में, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ये बात आपको याद रखनी, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, और कितने बार बोलूँ, जितने बार आपको उतने बार बोलूँ कि आप अच्छे से समझ के पढ़ा करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अमेरिका 2020 में महिलाओं को, तो वहाँ पे 2020 दिया हुआ है जो कि अमेरिका के लिए है, ना कि इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड 1928 में, ठीक है, ये 1920 है, ठीक है, 2020 नहीं है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबा कर रखा गया या कुचला गया, ठीक है। दूसरा है सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल एक होगा। यहाँ पे क्या है कि जो सत्य बताना कि कौन से स्टेटमेंट शब्द है, तो दलित शब्द का मतलब कि नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में उपयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर या कुचला गया, ठीक है, मतलब दबाकर रखा गया या कुचला गया है। यहाँ पे है कि सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो ठीक है कि दलित के लिए जो दर्शाता है कि मतलब कि दलित शब्द ये दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों व भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा व शोषण किया, ठीक है। सरकार द्वारा दलित लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित किया गया, ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं होगा, अनुसूचित जाति होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जाति में रखती है, जनजाति में नहीं, ठीक है। तो आप में से कई लोग होंगे जो अनुसूचित जाति में आते होंगे, कुछ होंगे जो अनुसूचित जनजाति में आते होंगे, कुछ जनरल पिछड़ा वर्ग जो भी होते हैं। तो यहाँ पे इनको दलितों को हम अनुसूचित, जो हमारी सरकार है वो अनुसूचित जाति में रखती है, जनजाति में नहीं, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी सी हमको वो गुमराह करने के लिए मिस्टेक से दी जाती हैं कि हम समझ भी ना पाएँ क्या है, ठीक है, और उसका आंसर लगा के चले आए और फिर हो गया रिजल्ट। फिर हम तो कहते हैं कि हम तो करके पूरा आए थे पर गलत कैसे हो गया। उसके बाद अब हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लद्दाख जो था, ठीक है, लद्दाख, हालांकि अब आप बताओगे, एक क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने समझा चुका, बहुत बार समझाई हूँ मैं, तो आप बताओगे कि लद्दाख प्रेजेंट टाइम में एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है, क्या है, ठीक है। आपको, आपके लिए ये क्वेश्चन है, और लद्दाख की राजधानी भी बताना है, उसके जो भी सीएम गवर्नर जो भी बनते हैं वो भी बताना आपको, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में आप बताओगे अभी प्रेजेंट टाइम में लद्दाख क्या राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है या कुछ नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों से में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। उन उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। और जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन इसमें से कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज उठा लिए गए हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ रेगिस्तानी इलाका, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे करके बना हुआ है जो भी हमारा मैप है। तो ये जो यहाँ पे ये पूर्वी हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का इधर है, ठीक है। तो ये पूर्वी हिस्सा जो है वो लद्दाख है, ठीक है। तो एक रेगिस्तानी इलाका, यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ जो भी पानी वगैरह पीने के लिए बर्फ़ जो पिघलती है उस पर निर्भर रहते हैं लोग बाग, ठीक है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, और जो पश्मीना ऊन से कंबल वगैरह बनाए जाते हैं। पश्मीना शाल काफ़ी महंगी होती है, ठीक है, हमने पश्मीना शाल भी देखा था जो कि वो काफ़ी महंगी होती है, वो कश्मीर में बनती है, ठीक है। ऊन तो लद्दाख में होता है लेकिन शालें जो बनाई जाती है उससे कपड़े वो कश्मीर में बनते हैं, ठीक है।
ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे फर्स्ट चैप्टर के हैं, हाँ, मतलब कि जो हमारा पहला चैप्टर है विविधता, उसके ही दोनों ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले हमने लद्दाख का रीजन देखा था, उसके बाद जो भौगोलिक आधार पे कैसे भेदभाव होता है उसमें बताया गया था, ठीक है। तो लद्दाख में देखा हमने क्या कैसे था। उसके बाद भारत जो केरल है, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई, ठीक है। केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन सत्य, यानी तीनों स्टेटमेंट इसके लिए राइट है। क्योंकि भारत में आपको पता है कि कई सारे जो हमारे विदेशी यात्री थे वो भारत आए थे, ठीक है। और समुद्री इलाका से आते थे, तो चीन से भी केरल गए हुए थे, और जो वास्को डी गामा थे सबसे पहले केरल में ही आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, ठीक है, कि वास्को डी गामा का केरल आने पर स्वागत कौन करता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि इन्होंने, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया होगा कि वास्को डी गामा जब आते हैं समुद्री मार्ग से, केप ऑफ गुड होप से वहाँ से होकर आते हैं, वहाँ पे केरल पहुँचते हैं। केरल के जो भी राजा थे उन्होंने स्वागत किया था, उनका नाम क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे डेट लिखी दे रही थी। तो वास्को डी गामा भारत कब आते हैं और उनका स्वागत किसके द्वारा किया जाता है, और वो यहाँ से क्या लेके जाते हैं और उसका कितना प्रॉफिट उनको मिलता है, ठीक है। यानी कि इतनी चीज़ें, इससे 3-4 चीज़ें जो भी मैंने पूछा वो सारी चीज़ें आपको बताना है। कब आते हैं, स्वागत कौन करता है, यहाँ से क्या लेके जाते हैं और उनको कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताना है। और आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताया भी गया होगा। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो उन्हीं के द्वारा, जो भी विदेशी आए थे उन्हीं के द्वारा ये ईसाई धर्म की शुरुआत की गई थी। तो भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से इसीलिए मानी जाती है, ठीक है। और केरल की ज़मीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो चावल के लिए क्यों होती है। केरल हमारा दक्षिणी रीजन है, ठीक है। ये मैप थोड़ा कुछ अजीब ही हो गया, यहाँ से कुछ ऐसे करके है। तो यहाँ पे आपको पता केरल है, ठीक है। यहाँ से अरब सागर हो गया, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे विषुवत रेखा के नज़दीक की बात करें तो विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर अपना जो दक्षिणी भारत का इलाका है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी भी होती है, और यहाँ से जो भी पवनें आती हैं तो वो यहाँ सर्वाधिक वर्षा भी करती हैं, ठीक है। यानी कि बात करें तो इसका जो तापमान होता है और जो भी वर्षा होती है वो अनुकूल परिस्थिति में रहती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ चावल की कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त जगह है ये, ठीक है। यहाँ पे चावल और मछली वगैरह काफ़ी रहती हैं। अब केरल के लोग मछली ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जो समुद्री इलाका है। अब यहाँ के लोग मछली नहीं पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे, ठीक है। तो मछली भी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। हमने देखा भी था कि केरल के लोग क्या क्या खाते हैं, मछली हो गया, साग सब्जियां हो गई, या चावल वगैरह खाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो चावल ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उत्पादित किया जाता है, इसलिए चावल अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है, कृषि के लिए। और उसके बाद हमने बात की यहाँ पे ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि जो ओणम एक त्यौहार है जो कि केरल में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीन से, जैसे यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो चीन में जाल उपयोग की जाती थी, तो केरल में भी जाल उपयोग की जाती थी उसी प्रकार की। तो उसको भी आप जब पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या दी गई है जो कि इसको हम देख लेते हैं। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रागनोर में हुई थी, ठीक है। जहाँ किंवदंतियों के मुताबिक ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थॉमस ईसवी सन 52 में यहाँ पहुँचे थे। ओणम त्योहार के अंतर्गत होने वाली नाव प्रतियोगिता आकर्षक का केंद्र होती है। केरल की भूमि चावल, लौंग, इलायची व काली मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। अब वो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और प्यारा प्यारा सा मैं बता दे रही हूँ कि ये कार्डमम इलायची है, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी है, तो वो कहाँ पे है।
या इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वो यही दक्षिणी भारत में है। और कहाँ पे ये है ये बताना आपको, ठीक है, किस राज्य में कार्डमम पहाड़ी है। कार्डमम इलायची नहीं, कार्डमम पहाड़ी जो है तो वो किस राज्य में है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो आई होप कि आप ये भी बताओगे कि इतने जितने भी क्वेश्चन पढ़े इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, कितने नहीं बन रहे थे, ठीक है। जितने बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग बताना, और प्लीज़ 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 बताना ज़रूर, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कर सको उतना करना, ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ, जितना भी जो भी आप लोग क्लास ले रहे हो रेगुलर तरीके से, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि क्लास लेने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिए, आधे घंटे की क्लास में बैठ के पढ़ लिए, सुन लिए और हमारा काम ख़त्म। हमारा काम मेन यही है क्लास करवाने का कि जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए वो हम सॉल्व कर लें, ठीक है। यदि क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर हमें और सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ से ये बात समझ में आती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारे भी जितने भी क्वेश्चंस थे आपको समझ में आ गए होंगे, और आप एनसीईआरटी 6 क्लास की जितनी भी पढ़ी तो आपको अब लग रहा होगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, कोई कहानी नहीं थी वो उसमें, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट उसमें बातें बताई गई थी। तो अब आई होप नेक्स्ट सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।